हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में BS 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 का हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, आपका जो क्लासेस हैं वो लगातार चैनल पे चल रही हैं और आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपके सिलेबस में जो यूनिट नंबर 2 में पोएम दी गई है आवर कैजुरीना ट्री, उसका हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन आज की वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पेपर में पूछता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी का पूरा क्वेश्चन प्लस आंसर देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको आवर कैजुरीना ट्री का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना होगा एग्जाम में। तो पूरा डिटेल में आपको यहाँ समझाया जाएगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आवर कैजुरीना ट्री पर 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उन 2 वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी पोएम की समरी और उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आवर कैजुरीना ट्री। तो आवर कैजुरीना ट्री पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। तो आप हेडिंग डाल देंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आवर कैजुरीना ट्री। आप इस तरह से पूरी हेडिंग डालने के बाद नंबर 1 डाल के फर्स्ट हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हमेशा आपको पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन ही रखना है। ये बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तोरू दत्त's poem Our कैजुरीना Tree is a deeply nostalgic and symbolic piece that reflects her love for nature, personal loss and the passage of time। तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई पोएम आवर कैजुरीना ट्री इज ए डीपली, बहुत ही गहरी, नॉस्टैल्जिक मतलब होता है उदासी, तो बहुत गहरी उदासी के साथ भरा हुआ, एंड सिम्बोलिक पीस और एक प्रतीक है, दैट रिफ्लेक्ट्स जो कि प्रकाश डालता है, हर लव उनके प्रेम, फॉर नेचर प्रकृति के लिए, पर्सनल लॉस उनका जो खुद का व्यक्तिगत नुकसान हुआ, एंड द पैसेज ऑफ टाइम। तो तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई ये पोएम आवर कैजुरीना ट्री एक भावात्मक पोएम है जो प्रकृति के प्रति उनके प्रेम को, उनकी बचपन की यादों को और अपनों के खोने के दर्द को व्यक्त करती है। तो इस पोएम में जो ट्री है कैजुरीना ट्री, ये उनके लिए एक सिंबल है उनके बचपन की यादों का, जिसके माध्यम से वो इस पोएम में बताती हैं कि किस तरह ये बचपन में इस पेड़ के नीचे खेला करती थी और जिन लोगों के साथ वो खेला करती थी, उनके दोस्त या उनके भाई बहन जिनसे वो अब दूर हो चुकी हैं, बहुत सारे इनके दोस्त जिनकी डेथ हो चुकी थी, जिनको वो याद करती हैं, और इस पोएम में वो इस पेड़ को एक सिंबल के प्रति दिखाती हैं। द पोएम इज डेडिकेटेड टू द कैजुरीना ट्री इन हर चाइल्डहुड होम विच होल्ड्स डीप इमोशनल सिग्निफिकेंस। द पोएम, ये जो कविता है डेडिकेटेड, इन्होंने इस पोएम को डेडिकेट कर दिया है कैजुरीना ट्री को। ये अपनी इस पोएम कैजुरीना ट्री में ये कहती हैं कि ए पेड़, तुम मेरे लिए इतने खास हो कि तुमसे मेरी पूरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अमर बना देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी अगर इस दुनिया से चली जाऊँ, लेकिन तुम हमेशा जीते रहो, तुम हमेशा अमर रहो। तो तोरू दत्त इस पोएम में इस पेड़ से कहती हैं कि ए पेड़, तुम मेरी इस कविता के माध्यम से इस संसार में हमेशा जीवित रहोगे। जो भी इस पोएम को पढ़ेगा वो तुम्हारे बारे में ज़रूर जानेगा। तो आपने भी जब ये पोएम पढ़ी तो आपने भी कैजुरीना ट्री के बारे में जान लिया। तो ये पोएम उनके बचपन के बारे में बताती है और वो अपने बचपन के उन दिनों को इस वृक्ष को समर्पित करती हैं, डेडिकेट करती हैं, जो उनके लिए केवल एक वृक्ष नहीं है, केवल उनके लिए एक पेड़ नहीं है, बल्कि उनकी यादों से जुड़ा हुआ है, उनकी बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये पेड़ इनके लिए एक नॉर्मल पेड़ नहीं है, और इस पोएम में ये इस पेड़ के बारे में नहीं बताती, जबकि इस पेड़ को एक सिंबल बना करके अपनी बचपन की यादों को बताती हैं। इसलिए ये पेड़ इनके लिए बहुत खास है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जो दूसरी हेडिंग है वो है मेन थीम्स। तो आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन में थीम ज़रूर लिखना होगा। तो इसमें बहुत सारी थीम है। तो सबसे फर्स्ट थीम है लव फॉर नेचर, यानी नेचर के लिए प्रेम। The poet describes the tree beautifully and shows how important it is to her। तो इस पोएम में जो पोएट तोरू दत्त हैं वो इस पेड़ के बारे में बहुत ही सुंदरता के साथ एक्सप्लेन करती हैं और वो दिखाती हैं एंड शोज, और वो दिखाती हैं कि हाउ, कैसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है इट इज़ टू हर। तो इस पेड़ के बारे में इस पोएम में तोरू दत्त इतनी सुंदरता के साथ एक्सप्लेन करती हैं और वो बताती हैं कि ये पेड़ किस तरह इनके जीवन में खास है
महत्वपूर्ण है। तो आवर कैजुलिना ट्री की जो पहली थीम है वो लव फॉर नेचर है और जो दूसरी थीम है वो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन, मेमोरीज मतलब यादें, तो बचपन की यादें इसकी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है। द ट्री रिमाइंड्स हर ऑफ द हैप्पी टाइम शी स्पेंट विद हर लव्ड वंस। तो ये पेड़ उनकी बचपन की यादों का एक सिंबल है, एक प्रतीक है और ये पेड़ उन्हें याद दिलाता है, द ट्री या वृक्ष रिमाइंड्स याद दिलाता है हर उनको ऑफ द हैप्पी टाइम्स, उन खुशी के पलों को, शी स्पेंट जो उन्होंने गुजारे हैं, विद हर लव्ड वंस। लव्ड वंस मतलब अपने प्यारों के साथ, अपने उन खास दोस्तों के साथ, अपने उन भाई बहनों के साथ जो खुशियों के पल इस पेड़ के नीचे खेल कर तोरू दत्त ने गुजारे हैं, उन पेड़ों को वो याद करती हैं और कहती हैं कि यह पेड़ तुम मेरे लिए इसीलिए खास हो क्योंकि तुमसे ही वो सारे लोगों की यादें जुड़ी हैं जो मेरे जीवन में बहुत खास हैं। तो ये पेड़ जो है इनके लिए बहुत खास है और इस पोएम की जो इम्पोर्टेंट थीम आप कह सकते हैं वो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है और लॉस एंड सैडनेस है, क्योंकि ये इसमें अपना लॉस भी दिखाती हैं कि किस तरह इन्होंने अपने खास लोगों को खो दिया। तो जो इनकी थर्ड थीम है इस पोएम की वो है लॉस एंड सैडनेस। तो खोए हुए अपनों का दुख भी इन्हें है। शी आल्सो फील्स सैड बिकॉज सम ऑफ हर डियर वंस आर नो लॉन्गर विद हर। तो इस पोएम में इस पेड़ के माध्यम से वो ये भी दिखाती हैं, वो ये भी महसूस करती हैं कि वो कितनी उदास हैं कि उन्होंने उन लोगों को अपने जीवन में खो दिया जिनसे वो बहुत प्यार करती हैं और वो अब इनके साथ नहीं है। तो ये पेड़ इनके लिए बहुत खास है। स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि ये पेड़ के बारे में इस पोएम में ये भी कहती हैं कि ये पेड़ इतना विशाल है इसलिए मुझे खास नहीं, इसकी सुंदरता मेरे लिए खास नहीं, ये खास मेरे इसलिए है कि मैंने बचपन में इसी पेड़ के नीचे उन लोगों के साथ खेला है जो जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो अब मेरे जीवन में नहीं है क्योंकि इनके बहुत सारे दोस्तों की डेथ हो गई थी। और तोरू दत्त भी वो राइटर हैं जिनकी डेथ ओनली 21 ईयर में हो गई थी। इस पोएम की जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट थीम है वो है इमॉर्टलिटी यानी कि अमरता। शी बिलीव्स दैट थ्रू हर पोएम, वो विश्वास करती हैं दैट कि थ्रू हर पोएम, उनकी इस कविता के माध्यम से द ट्री एंड हर मेमोरीज विल लिव फॉरएवर। तो तोरू दत्त ये बिलीव करती हैं कि उनकी इस पोएम आवर कैजुलिना ट्री के माध्यम से ये जो पेड़ है और उनकी जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, विल रहेंगी लिव फॉरएवर, हमेशा जीवित। तो तोरू दत्त की इस पोएम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ये भी है इमॉर्टैलिटी। इनका मानना है कि इस पोएम के माध्यम से ये पेड़ हमेशा के लिए जीवित रहेगा, क्योंकि जब आपको मैंने पोएम पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि वो सारे लोग तो अब मेरे जीवन में नहीं हैं जिनकी यादें तुमसे जुड़ी हुई हैं और जब मेरा वक्त आ जाए जाने का, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम कभी जाओ, तुम हमेशा इस दुनिया में अमर रहो। तो वो कैसे बात करती हैं कि तुम हमेशा अमर रहो। देखो दुनिया में चाहे कोई भी चीज़ आई हो उसका एक दिन नष्ट होना है, उसको इस संसार से जाना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए वो इस पोएम को लिखकर इस पेड़ को डेडिकेट कर देती हैं कि तुम मेरी इस पोएम के माध्यम से तुम और मेरी यादें हमेशा के लिए इस संसार में जिंदा रहेंगी। तो आप इस पोएम की थीम याद रखिएगा, लव फॉर नेचर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, लॉस एंड सैडनेस एंड इमॉर्टैलिटी। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जो थर्ड हेडिंग है वो है स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, यानी इस पोएम का स्ट्रक्चर यानी संरचना एंड स्टाइल कैसी है, ये भी आपको अपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में ज़रूर लिखना होगा। द पोएम इज स्ट्रक्चर्ड एज 55 लाइन्स पोएम। ये जो पोएम है इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है 55 लाइन की है, विद 5 स्टैंजाज, 5 स्टैंजाज में। देखो 5 स्टैंजा में तोरू दत्त ने अपनी इस पोएम को लिखा है और 5 स्टैंजा में पूरी 55 लाइन है, ईच कंटेनिंग 11 लाइन्स। ईच मतलब प्रत्येक, कंटेनिंग मतलब बना होता है 11 लाइन्स यानी 11 लाइनों का। तो इनका 5 स्टैंजा जो है, हर एक स्टैंजा में 11 लाइन्स हैं। तो इस तरह से मिलाकर टोटल 55 लाइन्स हैं इनकी इस पोएम के अंदर। एंड फॉलोइंग एन ABBA CDDCEEE राइम स्कीम, और इनके हर स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो ABBA CDDCEE है। तो राइम स्कीम पहचानने का तरीका तो आप सेकंड सेमेस्टर में ही समझ चुके हैं, इंग्लिश लिटरेचर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और अगर आप भूल गए हो तो आप सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं।
तो ये इसका स्ट्रक्चर और स्टाइल है। और देखिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। आपके क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जो 4th हेडिंग है वो है इमेजरी एंड सिंबल। इमेजरी मतलब कल्पना, सिंबल मतलब प्रतीक। तो इस पोएम में इनकी क्या कल्पना और इनकी ये पोएम किस चीज़ का प्रतीक है, तो आप देखिए पॉइंट के थ्रू आपको इस तरीके से अपने एग्जाम में अपने आंसर में लिख करके आना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इमेजरी एंड सिंबल का, द ट्री इज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, लव एंड मेमोरी। जो ये पेड़ है, कैजुरीना का जो पेड़ है, इज ए सिंबल या प्रतीक है ऑफ स्ट्रेंथ, मजबूती का, लव प्रेम का, एंड मेमोरी यादों का। तो यही पेड़ है जो मजबूत है, प्यार और स्मृति का प्रतीक है इनके जीवन में। सेकेंड इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल है, द क्रीपर दैट ग्रोज अराउंड द ट्री रिप्रेजेंट्स टाइम एंड चेंज। देखो ग्रो 2 बार हो गया है, ठीक है, एक बार कट कर दो। द क्रीपर जो लता है वो समय और परिवर्तन को दर्शाती है, टाइम एंड चेंज को रिप्रेजेंट करती है। जो कि इस पेड़ की लता वो टाइम एंड चेंज को रिप्रेजेंट करती है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट सिंबल है वो है द सिंगिंग बर्ड्स एंड फ्लोइंग रिवर शोज द ब्यूटी ऑफ नेचर। जो चिड़ियों का गाना है और जो बहती हुई नदियां हैं, शोज वो दिखाती हैं या वो प्रतीक है ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर यानी प्रकृति की सुंदरता का। तो इस पोएम में आपने जो गाते हुए पक्षी और बहती हुई नदियों के बारे में सुना है, तो रुदत्त के माध्यम से वो प्रकृति की सुंदरता को दर्शाते हैं। फोर्थ इसका इम्पोर्टेंट सिंबल है द पोएट्स इमोशन मेक द ट्री ए लिविंग पार्ट ऑफ हर पास्ट। यह पेड़ केवल पेड़ नहीं है बल्कि पोएट के पास्ट के जीवन का एक हिस्सा है, और ये एक ऐसा हिस्सा है जिसको वो सबसे ज़्यादा याद करती हैं और सबसे ज़्यादा वो इस पेड़ से अटैच है कि उन्होंने इस पेड़ के नीचे अपने बचपन को हंसकर खेलकर गुजारा है। तो ये कुछ इमेजरी एंड सिंबल्स हैं, आप इनको भी याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह से ही लिखिएगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की जो 5th हेडिंग है वो है कॉन्क्लूजन, और ये आपकी लास्ट हेडिंग भी होगी, क्योंकि आपको लास्ट हेडिंग हमेशा कॉन्क्लूजन लिखना है कि इस पूरी पोएम का क्या निष्कर्ष है। तो कॉन्क्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको हर क्रिटिकल एप्रिसिएशन में कॉन्क्लूजन की हेडिंग जरूर देती हूँ। दिस पोएम इज नॉट जस्ट अबाउट ए ट्री। ये कविता केवल एक पेड़ के बारे में नहीं है, इट इज़ अबाउट लव, मेमोरीज एंड इमोशंस। यह प्यार, यादें और भावनाओं के बारे में है। देखिए अगर आप कोई ऐसी पोएम पढ़ते हैं जिसका नाम ही ट्री है, जिसका टाइटल ही है ट्री यानी आवर कैजुरीना ट्री, आपको लगेगा पेड़ की खासियत के बारे में पोएट बता रहा है। लेकिन इस पोएम के अंदर तोरू दत्त ने इस पोएम के माध्यम से, इस पेड़ के माध्यम से अपनी यादों को, अपने प्यार को, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। ये पेड़ उनके लिए उनकी बचपन की यादों का एक सिंबल है। तोरू दत्त ब्यूटीफुली शोज हाउ नेचर कैन कनेक्टेड विद आवर हार्ट्स। तोरू दत्त ने यह दिखाया है अपनी इस पोएम में कि हाउ कैसे नेचर कैन कनेक्टेड विद लव आवर हार्ट्स, कि जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, वो कैसे कनेक्ट कर सकती है हमारे दिलों को। तो तोरू दत्त ने पोएम में दिखाया है कि प्रकृति हमारे दिलों से किस तरीके से जुड़ जाता है, और बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदरता के साथ पोएट ने दिखाया है। इवन दो पीपुल मे लीव देयर मेमोरीज स्टे विद अस just like her casuarina tree remains in her heart forever. Even though people may leave, भले ही जो लोग हैं वो हमारे जीवन से चले जाएं, their memories जो उनकी यादें होती हैं stay रहती हैं with us हमारे साथ। तो इस पोएम का निष्कर्ष ये है कि पोएट इसमें ये भी कहती हैं कि लोग भले ही चले जाएं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ जीवित रहती हैं। जस्ट लाइक हर कैजुरीना ट्री, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनका कैजुरीना का पेड़ है, रिमेन्स इन हर हार्ट फॉरएवर, जैसे उनके लिए कैजुरीना का वृक्ष जो है वो हमेशा उनके लिए अमर रहेगा और वो उनकी यादों का सिंबल है, उनकी बचपन की यादों का सिंबल है। तो इस पोएम का पूरा निष्कर्ष यही है कि भले ही लोग हमारे जीवन से चले जाएं मगर उनकी यादें सदा हमारे दिलों में रहती हैं। जिस तरीके से पोएट के लिए कैजुरीना का पेड़ उनके दिल में हमेशा रहेगा, और आज भी जो भी इस पोएम को पढ़ता है वो इसके बारे में जानता है कि पोएट के लिए कैजुरीना का ट्री कितना इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आप अपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने लॉन्ग आंसर में इस तरह से लिख करके आना है जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। और इसी तरीके से हर एक इम्पॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में
पोइट्री है, फिक्शन है, ड्रामा है, सब पर वीडियोस हम लगातार अपलोड कर रहे हैं। तो विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।